हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और मैं आज आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं डेप्रिशिएशन। दोस्तों, ये चैनल स्पेशली क्रिएट किया गया है अकाउंट के लिए। तो अकाउंट चाहे वो 11th की हो, चाहे 12th की हो, या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, किसी भी ईयर की अकाउंट हो, मैं आपको करवाऊँगा। सीबीएसई के भी करवाऊँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी करवाऊँगा, और आईपीसीसी यानी सीए के एग्ज़ाम में जो आता है वो भी करवाऊँगा। मतलब इस चैनल में अकाउंट से रिलेटेड अप टू आईपीसीसी सब कुछ होगा। तो आप इसके साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। ठीक दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेप्रिशिएशन हमारा जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में है। एएस क्या है? एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत में जो अब तक टोटल एएस बने हैं उसमें 32 एएस बने हैं। ठीक है, उसमें जो सिक्स्थ है वो डेप्रिशिएशन के बारे में कहता है। ठीक दोस्तों, मतलब जब भी हम डेप्रिशिएशन की बात करेंगे तो हम एएस 6 की बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए जानते हैं ये होता क्या है। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि डेप्रिशिएशन जो होता है वो होता है फॉल्स इन वैल्यू ऑफ व्हाट? डेप्रिशिएबल असेट। ठीक, क्यों? ड्यू टू टाइम, एक्सीडेंट, ड्यू टू टाइम, एक्सीडेंट, यूज, वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस। ऑप्सो थोड़ा गलत हो गया। ऑब्सोलेंस। ठीक दोस्तों, मतलब क्या है कि कोई भी डेप्रिशिएबल असेट है, मतलब है हम डेप्रिशिएबल असेट की बात करते हैं। ठीक दोस्तों, कई जगह कई बार मैंने देखा है कि डेप्रिशिएशन के जब मीनिंग लिखते हैं तो इस वर्ड की जगह वो यूज़ करते हैं फिक्स्ड असेट। ठीक, फिक्स असेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं फिक्स असेट यूज़ नहीं करता और मुझे फिक्स असेट यूज़ करना गलत भी लगता है टेक्निकली। मैं इसे थोड़ी देर बाद समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, इसलिए मैं डेप्रिशिएबल असेट यूज़ करता हूँ वर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी डेप्रिशिएबल असेट की वैल्यू में कमी, क्यों? टाइम के साथ, एक्सीडेंट के साथ, यूज़ के साथ, वियर एंड टीयर टूट फूट के साथ, और अप्रचलन विच इज़ नॉट इन ट्रेंड, विच इज़ नॉट इन ट्रेंड, उसे कहा जाता है ऑब्सोलेंस। ठीक है दोस्तों, तो अगर इन कारणों से किसी असेट, किसी डेप्रिशिएबल असेट की वैल्यू कम हो जाए तो उसे हम डेप्रिशिएशन नाम देते हैं। ठीक दोस्तों, अब एक छोटी सी बात कि मैंने यहाँ पे डेप्रिशिएशन वर्ड क्यों यूज़ किया, मैंने डेप्रिशिएबल असेट क्यों यूज़ किया, मैंने यहाँ पे फिक्स असेट यूज़ क्यों नहीं किया, इस बात को समझते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो असेट्स होते हैं या तो वो परचेज्ड होते हैं, या तो वो असेट परचेज्ड होते हैं, ठीक, या एट लीस्ट होते हैं। मतलब या तो आपने असेट को परचेज किया है या लीज पे लिया हुआ है। इन दोनों के अलावा एक और असेट होता है दोस्तों, वो होता है सेल्फ जनरेटेड असेट। वो क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड असेट। ठीक, हमारे पास जो असेट्स हैं या तो वो परचेज किए गए हैं, या सेल्फ जनरेटेड हैं, या लीज पे लिए गए हैं। ठीक दोस्तों,
जो सेल्फ जनरेटेड असेट होते हैं इनमें हो जाता है गुडविल जैसी चीज़ें, ठीक। और ये स्पेशली इंटेंजिबल असेट होते हैं। मैं समझाऊंगा आगे चल के क्या होता है। ये इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, ठीक। लीज पे जो लिए जाते हैं ये स्पेशली फिक्स असेट होते हैं ये कुछ, ठीक। लेकिन ये हमारे नहीं होते हैं, लीज पे लिए गए। लीज पे लिए मतलब 5, 10, 15 इन सालों के लिए, मतलब मान लो एग्जांपल के लिए 5 साल के लिए, 5 साल के लिए कोई एक व्यक्ति से आपने असेट लिया, ठीक। 5 साल के लिए, 5 साल का इकट्ठे उसे लमसम अमाउंट दे दिया, 5 साल बाद उसके असेट्स को आप रिटर्न कर दोगे, ये लीज होता है, ठीक। चलिए दोस्तों, जो परचेज असेट होते हैं ना उनमें कुछ तो करंट असेट होते हैं और कुछ नॉन करंट होते हैं। नॉन करंट क्या होता है दोस्तों? ये फिक्स का दूसरा नाम है, ये फिक्स असेट का दूसरा नाम है, ठीक। तो जो आपके पास नॉन करंट असेट जो फिक्स असेट है वो परचेज्ड भी हो सकता है और फिक्स्ड असेट एट लीज पे भी हो सकता है। दोनों तरीके से इस पे मतलब असेट हो सकते हैं। फिक्स असेट मतलब खरीदे हुए फिक्स असेट भी हो सकते हैं और लीज पर लिए गए फिक्स असेट भी हो सकते हैं। करंट असेट की बात दोस्तों मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, क्योंकि डेप्रिशिएशन की हम बात कर रहे हैं, इस पर डेप्रिशिएशन नहीं चार्ज होता, ठीक। करंट असेट क्या होता है? जिसकी लाइफ, मोटे तौर पे मैं आपको इसका टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा, जब मैं करंट असेट बताऊंगा तब आपको समझा दूंगा। लाइफ यूजुअली उसकी लेस देन 1 ईयर होती है, ठीक। तो जो नॉन करंट असेट होता है दोस्तों, नॉन करंट असेट 2 तरीके के होते हैं, ठीक। एक होता है आपके पास टेंजिबल, ठीक, और एक होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल तो एक चीज और आपने नोटिस किया कि हमारे पास जो सेल्फ जनरेटेड होते हैं वो भी इंटेंजिबल होते हैं और जो परचेज होते हैं वो भी इंटेंजिबल हो सकते हैं। मतलब गुडविल हम बाहर से भी परचेज कर सकते हैं और अपने आप भी जनरेटेड हो सकता है। मतलब वक्त के साथ आपकी रेपुटेशन मार्केट में खुद ही बिल्ड हुई है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा सेल्फ जनरेटेड असेट होगा। और अगर आपने किसी की बनी बनाई की रेपुटेशन को ख़रीद लिया तो उसे हम परचेज्ड इंटेंजिबल या परचेज्ड गुडविल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। एक ये हमारे पास टर्म आ गया। जो टेंजिबल असेट है, इस टेंजिबल असेट में कुछ ऐसे असेट होते हैं जो नॉन डेप्रिशिएबल होता है, नॉन डेप्रिशिएबल। और जो कुछ असेट ऐसे होते हैं जो डेप्रिशिएबल होता है, ठीक। दोस्तों जो नॉन डेप्रिशिएबल असेट है इसमें एक एग्जांपल हमारे पास है लैंड। लैंड की वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, हमेशा वक्त के साथ बढ़ती है। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने स्पेशली यहाँ पे डेप्रिशिएशन वर्ड क्यों यूज़ किया था, ठीक। चलिए थोड़ा और समझते हैं दोस्तों। जो फिक्स असेट होता है मतलब लीज पे लिया हुआ या इंटेंजिबल असेट, ठीक। उसके बाद डेप्रिशिएबल असेट, ठीक। दोस्तों यहाँ जो डेप्रिशिएशन चार्ज होगा, जो यहाँ पे वैल्यू में इन सब की वैल्यू कम होती है, तो जब यहाँ वैल्यू कम होगी तो इसे हम नाम देते हैं डेप्रिशिएशन। अगर इनटेंजिबल असेट की वैल्यू कम होती है तो इसे हम नाम देते हैं दोस्तों एमोर्टाइजेशन, ठीक है। इसे राइट ऑफ भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो फिक्स असेट की वैल्यू जो आपने लीज पे लिया है, अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए तो इसे कहा जाता है डिलेपिडेशन, ठीक दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों, इन सभी असेट्स के अलावा एक और भी असेट होता है हमारे पास, वो होता है एक और असेट होता है हमारे पास, वो है नेचुरल रिसोर्सेस। वो क्या दोस्तों हमारे पास? नेचुरल रिसोर्सेस। तो हमारे पास दोस्तों जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, मतलब
पेट्रोलियम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इनकी जो वैल्यू कम होती है इसे कहा जाता है डिप्लेशन। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? डिप्लेशन। तो इस तरीके से आपने देखा आपके पास टोटल 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग है कि वैल्यू में कमी होना। एक है आपके पास डेलिपिडेशन, एक है अमोर्टाइजेशन, एक है डेप्रिशिएशन, और एक और वर्ड है दोस्तों आपके पास, वो है डिप्लेशन। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो फॉल्स इन वैल्यू का मीनिंग बताते हैं, लेकिन ये फॉल्स इन वैल्यू अलग अलग कंडीशन में। डिप्लेशन यूज होता है जब नेचुरल रिसोर्सेज कम हो जाए, पेट्रोलियम कम हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं डिप्लेशन। अगर डेप्रिशिएबल एसेट कम हो जाए तो इसे बोलते हैं डेप्रिशिएशन। अगर इनटेंजिबल एसेट कम हो जाए तो उसे एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। और फिक्स एसेट जो आपने लीज पे लिया था उनकी वैल्यू में जो कमी होती है उसे डेलिपिडेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको इन चारों टर्म्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि आखिर हमारे पास रीजंस क्या हैं डेप्रिशिएशन के, रीजंस ऑफ डेप्रिशिएशन। दोस्तों अगर ठीक से आप देखें तो रीजंस मैंने आपको पहले लिखवाए हैं। अगर मैं ठीक से बात करूं तो रीजंस मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू, तो यूज, टाइम, एक्सीडेंट, वियर टियर, ये सब कुछ और नहीं है, ये इनके रीज़न है। तो ठीक, तो हमारे पास डेप्रिशिएशन का रीज़न क्या होगा? कांस्टेंट यूज़। आप किसी भी एसेट को यूज़ करते रहोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हमारे पास इसकी लाइफ यानी टाइम मैंने बताया था, एक्सपायरी ऑफ लाइफ। ठीक, यानी टाइम जो है रखे रखे चीज़ें, टाइम बीत जाएगा, असेट की लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो असेट ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक वर्ड था क्या था, एक्सीडेंट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और वर्ड था दोस्तों, ये था ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस, ठीक, जिसका मैंने मतलब बताया था, जो नॉट इन ट्रेंड है। दोस्तों एक और टर्म है इसका, वो है एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, दैट इज लीज जिसे आप बोलते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। तो डेप्रिशिएशन यानी असेट की वैल्यू जो डेप्रिशिएट होती है, इनके ये रीज़न है, कांस्टेंट यूज़, एक्सपायरी ऑफ लाइफ, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेंस, एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है दोस्तों, मतलब आपने 5 साल के लिए लीज पे कोई एसेट लिया, 5 साल ख़त्म हो गए तो उसके असेट्स को आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारी बात करते हैं हम नीड की। आखिर ये क्या ज़रूरत क्या है डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने की? असेट्स की वैल्यू तो वैसे भी कम हो जाती है, तो हमें क्या ज़रूरत है इसकी? या फिर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, डेप्रिशिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। सबसे पहली बात है असर्टेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मेरा फ़ोन आया, मैं देख लेता हूँ। ठीक दोस्तों, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, असर्टेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद क्या है दोस्तों, मैं बताऊंगा, इस टर्म्स के मीनिंग समझाऊंगा आपको। शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद असर्टेन एक्यूरेट प्रॉफिट। ठीक, उसके बाद असर्टेन वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। दोस्तों ये कुछ बेसिक इसके पास हमारे पास बेसिक कुछ कारण है जिसके लिए हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो जो हमारे पास नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिशिएशन है वो कुछ कारण हमने नीचे यहाँ पे लिखे हैं। इनका मीनिंग क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करना। दो लाइन सेम हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, असरटेन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, छोटी सी बात है दोस्तों। एक छोटी सी एक एग्जांपल की बात करते हैं। आपने क्या किया, आपने एक कोई असेट परचेज किया। सपोज आपने एक ट्रक परचेज किया, ठीक दोस्तों, और ट्रक आपने 10 लाख का परचेज किया। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो लाइफ है, इसकी लाइफ है आपकी 10 साल। ठीक, इसका मतलब है हर साल इसकी वैल्यू 1 लाख कम होगी। हर साल वैल्यू 1 लाख माइनस होगी इसकी, और 10वें साल में वैल्यू नील हो जाएगी, होगी। एक छोटी सी बात करते हैं दोस्तों, आपके पास अगर एक असेट है आज के टाइम में, समय 0 है अभी फ़िलहाल, आज के टाइम में अगर आपके पास कोई असेट है और वो 10 लाख का है, आपने उस पर 1 लाख डेप्रिशिएशन चार्ज किया पहले साल, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, 9 लाख। ठीक है दोस्तों, दोबारा आपने दूसरे साल 1 लाख वैल्यू चार्ज की, तो वैल्यू कितनी रह गई, 8 लाख। इसी तरीके से 10वें साल में जाके ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। 10वें साल वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा मुझे। ठीक, और क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं टाइम मान लेता हूँ 5, और पहले साल इस पर 2 अब चार्ज होगा, क्योंकि 2 लाख चार्ज होगा। हमारे पास 10 लाख का असेट है और लाइफ 5 साल है, तो 1 साल में 2 लाख डेप्रिशिएशन चार्ज होगा। ठीक दोस्तों, ये 8 रह गया। फिर अगले साल मैंने 2 चार्ज किया, फिर 6 रह गया, फिर 2 चार्ज किया, 4 रह गया, फिर 2 चार्ज किया, 2 लाख रह गया, और फिर 2 चार्ज किया, कुछ नहीं रह गया, नील। ठीक, 5 साल में लाइफ ख़त्म, असेट ख़त्म, यही होगा। देखते हैं एक बेसिक एग्जांपल बात करते हैं दोस्तों, कि आप एक फ़ोन लेके आते हैं 10,000, जो मानते हैं कि 2 साल चल जाएगी। 2 साल मैं नहीं मानता, मैं 20 मंथ मान लेता हूँ। ठीक, 20 मंथ मान लेता हूँ। ठीक, मतलब अगर 20 महीने मानूँ मैं, तो हर महीने इसकी वैल्यू 500 रुपये कम हो जाएगी। ठीक, अब एक छोटी सी बात मानते हैं बच्चे दोस्तों, कि अगर 500 रुपये हर महीने वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो 20 महीने बाद तो आपकी एसेट ख़त्म हो जानी है। तो बेहतर क्या है, बेहतर मैं ये मानूं कि इसमें से मैं 500 घटाता जाऊं और लास्ट में मेरे पास वैल्यू 0 आ जाए, या बेहतर है मैं इसे इतनी वैल्यू लिखूं और हर महीने में 500 रुपये सेव करता जाऊं। मतलब असेट में से 500 घटाने की बजाय अगर मैं 20 महीने तक 500 जोड़ता जाता हूं, तो पहले वाले में मेरी वैल्यू हो गई 0 और दूसरे वाले में वैल्यू हो जाएगी 10,000। तो आपको क्या लगता है, ये तरीका बेहतर है या ये तरीका? यकीनन ये तरीका बेहतर है। मैं आपको समझाऊंगा इस तरीके को नाम क्या दिया जाता है। तो हमने क्या किया कि हमें मालूम है कि असेट 20 साल में ख़त्म हो जाए, 20 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो हम क्या करते रहे, उसकी 1 महीने में जितनी वैल्यू कम हो रही है उसे मैं अलग करता गया, उसे प्रोविज़न करता गया। ठीक दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि जब लाइफ ख़त्म होगी तो मेरे पास
असेट के बराबर वैल्यू सेव हो चुका होगा। यानी मैं इस असेट के बदले, मतलब इस फ़ोन के बदले दूसरा फ़ोन परचेज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे गुल्लक में 10,000 रुपये आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यही पॉइंट था यहाँ पे। सेकंड लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। ठीक दोस्तों, सेकंड थिंग दोस्तों, अगर मैं हर साल 4 लाख रुपए कमाता हूँ और मैं मान के चल लूँ कि मेरा प्रॉफिट 4 लाख है, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? इस 4 लाख को कमाने के लिए आपने इस असेट की 2 लाख को सेक्रीफाइस किया। ये 2 लाख आपके जेब से गए हैं, आपकी एसेट की वैल्यू 2 लाख रुपए कम हुई है। बात समझ में आ रहा है? अगर आप 4 लाख अपनी इनकम मानते हो तो 5 साल में आपने 20 लाख कमाया है, और इस 20 लाख को कमाने के लिए आपने 10 लाख के असेट भी तो खरीदे थे। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये केवल आपका प्रॉफिट 10 लाख होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सही सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इस डेप्रिशिएशन को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख। बात समझ में आया? तो यही पॉइंट था आपके पास पहला, और मैंने गलती से इसे 2 बार रिपीट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस सही कैलकुलेट करने के लिए, एक्यूरेट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए डेप्रिशिएशन चार्ज करना ज़रूरी है। ठीक। सेकंड थिंग, मैंने असेट यहाँ पे 10 लाख का परचेज किया, ठीक, और 2 लाख उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है, तो मेरे पास 1 साल के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी? केवल 8 लाख। इसका मतलब है सही तरीके से वैल्यू असेट की असरटेन करने के लिए भी डेप्रिशिएशन ज़रूरी है। ठीक। अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में 1 साल बाद असेट को 10 लाख का दिखाता हूँ तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 2 लाख तो कंज्यूम हो चुका है। तो बैलेंस शीट में दिखना कितना चाहिए? 8 लाख। तो इसे कहा जाता है ट्रू एंड फेयर व्यू। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर मुझे बैलेंस शीट में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही वैल्यू को शो करना है तो ही मुझे डेप्रिशिएशन चार्ज करना होगा। तो दोस्तों, इन छोटे छोटे कारणों के कारण हमें क्या करना होता है? डेप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास मेथड्स क्या क्या है। हमारे पास मेथड्स क्या क्या हैं डेप्रिशिएशन चार्ज करने के। डेप्रिशिएशन अगर मैं चार्ज करना चाहता हूँ तो हमारे पास मेथड है एक स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है दोस्तों? स्ट्रेट लाइन मेथड। एक है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दोस्तों, एक हमारे पास है एन्युटी मेथड। एक है एन्युटी मेथड। एक है दोस्तों रिवैल्यूएशन मेथड। एक है दोस्तों हमारे पास डिप्लेशन मेथड। दोस्तों, एक और मेथड है हमारे पास, वो है डेप्रिशिएशन फंड मेथड। एक छोटा सा मेथड और है दोस्तों हमारे पास, एक है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। और इनके अलावा एक आखिरी मेथड भी दोस्तों आपके पास, उसे कहते हैं मशीन आर रेट मेथड। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास डेप्रिशिएशन चार्ज करने के टोटल 8 मेथड्स हैं। टोटल 8 मेथड्स, लेकिन हमें किसी भी लेवल पे केवल ये 2 मेथड्स करवाए जाते हैं। ठीक। और जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो आपको ये मेथड करवाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो आप टोटल 3 मेथड ही करेंगे, लेकिन अभी अकाउंट में आप 2 ही करेंगे। ठीक। जब कॉस्ट अकाउंट करेंगे तो हम लास्ट मशीन आर रेट मेथड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन में डिफरेंस क्या है देखते हैं दोस्तों। हमारे पास एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक मेथड है दोस्तों हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दोस्तों स्ट्रेट लाइन का एक और नाम है, इसे बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और रिटर्न डाउन वैल्यू को कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन का दोस्तों एक और नाम है, वो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो दोस्तों एग्ज़ाम में किसी भी नाम से यूज़ हो सकता है, तो ये नहीं कि इसके 3 नाम है तो हम एक करके जाएंगे, एग्ज़ाम में कुछ और नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। 3 नाम है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। दोस्तों मैं ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा, इसलिए मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, ठीक। और अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रहे हैं या फिर आप आईपीसी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 3-4 बेसिक ख़त्म होने के बाद 3-4 क्लास के बाद मैं उनकी क्लासेस अपलोड करूँगा, तब आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। और अगर आप 11th में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में अकाउंट स्ट्रीम में आए हैं साइंस से, तो आपके लिए बिल्कुल ही बेस है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। दोस्तों सोचो कि मैंने एक असेट खरीदा है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख। ये क्या है दोस्तों, ये है कॉस्ट, ये है कॉस्ट दोस्तों, ठीक। और मैं ऐसा यहाँ पर भी मान लेता हूँ, इसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख, ठीक। मतलब जो भी असेट है वो 1 लाख है, आपने 1 लाख के असेट परचेज किए। आप मान के चल रहे हैं कि जो डेप्रिशिएशन चार्ज होता है, जो डेप्रिशिएशन लगता है वो सालाना 10% लगता है। मतलब 1 साल में असेट की वैल्यू 10% कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे करते हैं बात। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं तो ये जो 10% चार्ज होता है हमेशा इस वैल्यू का चार्ज होता है, ठीक। मतलब पहले साल के अंत में जो डेप्रिशिएशन लगेगा वो 1 लाख का 10% लगेगा, जो कि 10,000 होता है। बचेगी कितनी वैल्यू, 90,000, ठीक। दूसरे साल में जो डेप्रिशिएशन लगेगा दोस्तों, अगेन इसी वैल्यू का डेप्रिशिएशन लगेगा, वो है 10,000, ठीक। कितना बचेगा, 80,000। तीसरे साल जो दोस्तों डेप्रिशिएशन चार्ज होगा वो भी इसी वैल्यू का चार्ज होगा, तीसरे साल जो डेप्रिशिएशन चार्ज होगा वो भी इसी वैल्यू का चार्ज होगा, ठीक। चौथे साल जो डेप्रिशिएशन चार्ज होगा दोस्तों वो भी इसी वैल्यू का चार्ज होगा। मतलब जब भी डेप्रिशिएशन लगेगा दोस्तों, जब भी डेप्रिशिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो वो इस वैल्यू का लगेगा। बात समझ में आया? मतलब क्या है, मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब किसी साल भी जाके कैलकुलेट करो, डेप्रिशिएशन लगेगा पहले साल, मतलब जब खरीदा था, जब कॉस्ट थी तभी का, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं हम रिटर्न डाउन की। दोस्तों रिटर्न डाउन क्या है, पहले साल आपके पास इसके अलावा कोई बैलेंस है नहीं, तो पहले साल तो इसी पे डेप्रिशिएशन लगेगा, कॉस्ट पे। बचा कितना, 90,000। दोस्तों सेकेंड ईयर जो यहाँ डेप्रिशिएशन लगेगा वो बचे हुए बैलेंस पे लगेगा। बात समझ में आ रहा है? सेकेंड ईयर जो 10% आप कैलकुलेट करोगे
वो इस वैल्यू का करोगे। 90,000 का 10% 9,000 होता है। ठीक, अगेन आपके पास ये क्या आ गया, बैलेंस आ गया। ये क्या था, डेप्रिशिएशन था। लास्ट नेक्स्ट ईयर जो कैलकुलेट करोगे तो इस साल का जो बचा हुआ बैलेंस है इसका करोगे, यानी ये आ गया 72,900। आपको दोस्तों स्ट्रेट लाइन में और रिटर्न डाउन में थोड़ा बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में केवल ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिशिएशन लगता है, और जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू में जो बैलेंस बचा रहता है डेप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद जो बचता है उस बैलेंस पे डेप्रिशिएशन निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इन दोनों मेथड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करें इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक हमारे पास हमने क्या क्या किया है अभी तक, हमने अब तक कुछ नहीं ज़्यादा किया। हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, एक इसका मीनिंग, 4 नए टर्म्स, और डिस्कस किया है इसके रीजंस और नीड्स, और एसएलएम और रिटर्न डाउन में डिफरेंस। चलिए दोस्तों, मैं आगे कुछ क्वेश्चन कभी भी बोलूँ इससे पहले कुछ बेसिक बातें। स्ट्रेट लाइन के मैं टोटल आपको 4 क्वेश्चन करवाऊँगा, 5 क्वेश्चन करवाऊँगा। स्ट्रेट लाइन के पांचों क्वेश्चंस जो होंगे दोस्तों वो अलग अलग तरीके के होंगे, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस 500 से ज़्यादा आपके सामने कुछ आएगा नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। आपको क्या करना है, इन्हें डिटेल में समझना है। मेरी वेबसाइट है एक ssc4u.com। आप इस वेबसाइट में जाएंगे, सेल्फ लर्निंग में जाएंगे, सेल्फ लर्निंग में जाएंगे और यहाँ जाके आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। बात समझ में आता है? इस नोट्स को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये सेम सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक, और आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस आप करेंगे। मतलब यहाँ से जब मैं करवाऊँगा उसके बाद देखने के बाद आप पहले तो डाउनलोड कर लेंगे उससे, फिर यहाँ पे मेरे सामने बैठेंगे और समझेंगे, और जब समझ लें तो उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हर तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। दोस्तों, आपने एक चीज़ देखा होगा, मेरे हिसाब से यकीनन देखा होगा, वो देखा होगा आपने फेसबुक, देखा है ना? ठीक दोस्तों, फेसबुक पे एक वर्ड यूज़ होता है टाइमलाइन, ये भी पता है आपको? एक बहुत बेसिक बात हम करते हैं कि जब डेप्रिशिएशन की हम बात करते हैं तो यूजुअली बच्चे गलती करते हैं डेट में, टाइम का ध्यान नहीं रखते। वो जब डेट या टाइम का ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन कभी भी सही नहीं आएगा। तो हम ध्यान कैसे रखेंगे दोस्तों? फेसबुक का कॉन्सेप्ट है टाइमलाइन। इस टाइमलाइन को हम अकाउंट में यूज़ करेंगे तो हमें डेट्स याद रहेगा। ठीक, तो देखते हैं इसका टाइमलाइन कैसे बनेगा। ठीक, मैं टाइमलाइन बना लेता हूँ पहले और आपको इसके बाद समझा दूंगा। दोस्तों, जब हम पहली बार एसेट परचेज करें ना, पहली बार हम इसमें क्या करेंगे, या तो हम परचेज करेंगे असेट को, क्योंकि जब तक असेट नहीं होगा तब तक डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं होगा, या तो परचेज करेंगे, या सेल करेंगे, या बैलेंस करेंगे। ये 3 चीज़ें ही करते हैं हम, या तो असेट हम परचेज करते हैं, या फिर सेल करते हैं, या बैलेंस करते हैं साल के अंत में। तो परचेज करने की केवल एक एंट्री होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
मैं ज़्यादा डिटेल में अभी आपको नहीं बता रहा, इतना समझा रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरी है। सेल करते समय 3 चीज़ें रिकॉर्ड होती है। एक, सेल्स वैल्यू, कितने का बेचा आपने, कितने का बेचा, जब सेल किया तब कितना डेप्रिसिएशन लगा, और बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये 3 चीज़ें रिकॉर्ड होती है। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जब सेल कर रहे हो। और तीसरा कॉन्सेप्ट है बैलेंस। बैलेंस करते समय 2 बातें ध्यान रखते हैं, एक डेप्रिसिएशन लगता है और एक क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब क्लोजिंग करते समय अगर आप बुक्स को क्लोज कर रहे हो, अगर आप बुक को क्लोज कर रहे हो दोस्तों, तो आपको डेप्रिसिएशन चाहिए होता है और बैलेंस चाहिए होता है। मतलब जब परचेज करोगे तो केवल एक चीज़ रिकॉर्ड करना है, सेल करोगे तो 3 बातें रिकॉर्ड करनी है, और जब क्लोज करोगे तो 2 बातें रिकॉर्ड करनी है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। सेकंड थिंग, टाइमलाइन कैसे बनता है। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। पहली बार आपको 3 बातें स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो 3 बातें क्या हैं कि पहला असेट कब खरीदा गया, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को खरीदा गया। ठीक है दोस्तों। टाइमलाइन कैसे बनता है, टाइमलाइन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। एक आध एरर भी होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टाइमलाइन स्टार्ट तब होगा जब आप असेट को पहली बार परचेज करोगे। यानी हमारे क्वेश्चन में स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 1990 को। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, अशोका लिमिटेड कंपनी का नाम है, परचेज कर रहा है एक फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 50,000 है। हमने क्या खरीदा, फर्नीचर 1। हमने क्या खरीदा दोस्तों, पहला फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 50,000 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है अप्रैल 93, बाद में पढ़ेंगे इसे क्या कह रहा है वो, हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि हमें क्या करना है। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट बनाना है। कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगाना है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है। और 31 मार्च को बुक क्लोज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसने ये नहीं कहा कितने साल का बनाना है, मैं मान के चल लेता हूँ 3 साल का बनाना है। ठीक है दोस्तों, 3 साल का बनाना है तो इसे 3 टुकड़े कर दीजिए। ठीक, आपने इसे क्या कर देना है, इसे 3 टुकड़े कर देना है। ठीक दोस्तों, और हम बुक को कब क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च को। तो हमारे पास पहली क्लोजिंग आएगी 31 मार्च, हम बात कर रहे हैं 90, तो हमारी क्लोजिंग आएगी 91 को। ठीक, उसके बाद दोस्तों हमने 31/3/92 को हमारी क्लोजिंग आएगी, और फिर आखिरी क्लोजिंग आएगी 31/3/93 को। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 1 अप्रैल 90 को कुछ परचेज करता हूँ तो 1 साल बाद यानी 31/3/91 को पहली क्लोजिंग आएगी, 31/3/92 को दूसरी क्लोजिंग आएगी, और 31/3/93 को तीसरी क्लोजिंग आएगी। ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अप्रैल 90 को परचेज किया है 90,000 का, और अप्रैल 93 कब आएगा, अप्रैल 93 दोस्तों दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे 4 साल बनाना पड़ेगा। ठीक, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। 4 साल है 31/3/94। ठीक दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा 4 साल क्यों है। 31/3/94, ये जो डेट है ना दोस्तों, अप्रैल 1/93 का, ये डेट मार्च 93 के बाद आएगा। यहाँ आएगा, ये आएगा 1/4/93। ठीक, यहाँ क्या किया, फर्नीचर को सोल्ड कर दिया कितने का, 20,000 का। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, खाली एक फर्नीचर हमने खरीदा 1/4/90 को, और 4 साल बाद इसे हमने सेल कर दिया। ठीक है, F1 को बेच दिया कितने का, 20,000 का। दोस्तों यही टाइमलाइन है। इस क्वेश्चन में टाइम की कोई ज़रूरत नहीं थी टाइमलाइन की, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है 50,000 का 1 अप्रैल 90 को खरीदा है, और इस असेट को 1, 2, 3 साल के बाद उसे बेच दिया। चलिए हम अकाउंट बनाते हैं। ठीक,
यहाँ पे मैं मुझसे सीधी लाइन खींचे बहुत मुश्किल है। लाइंस मैंने इस पर ड्रॉ नहीं किया कभी, तो अगर सीधी लाइन नहीं खींचेगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। कैसे खींचूं? स्केल का यूज़ कर लिया मैंने। चलिए मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। हाँ जी।